नमस्कार। संविधान ने हमें गरिमामयी जीवन जीने का जो एक बहुत ही शानदार व्यवस्था बना के दिया, उसमें से एक है फंडामेंटल राइट्स। सो एज यू नो, माई सेल्फ विनीत त्रिपाठी एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो। बहुत ही प्यार से, आराम से, शिद्दत से समझना है कि वाई दीज राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। क्लास कंप्लीटली बाइलिंगुअल होगी, परेशान नहीं होना है और एकदम तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है। इस एक छोटी सी इमेज को देखें। जो अधिकार आपको मिले हैं जीवन में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने के लिए, वो अधिकार ऐसे कहीं से निकल के नहीं आए हैं। उसमें बड़ी चर्चाएं हुई हैं कि किसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए, किसको ना रखा जाए। रात रात भर, दिन दिन भर हमारे तमाम उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनी रात की नींदें खराब करी हैं हमारे लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। और एक नेचुरल, एक प्राकृतिक जस्टिस के आधार पर प्राकृतिक अधिकारों को, जो एक इंसान को गरिमामयी जीवन जीने के लिए जरूरी है। देखो, आप मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से कि केवल किताबों में लिख देने से कि राइट आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि राइट का एंजॉय आप कर पाए। अभी मैं एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ये बात। इंसान को मजा कब आता है जिंदगी जीने में? जब वो अपने विचारों को अच्छे से रख पाए, जब उसे समाज में लगे कि मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी हम बोलें जो जेन्युइन है उसके लिए कोई उस पर रोक ना लगे, हम कोई भी धर्म को प्रोफेस करें, कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर ना लगे, हमारा जो मन करे हम उसे पहने, जो मन करे हम उसे खाएं, स्वेच्छा से हम विवाह कर लें। मतलब जीवन, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, गरिमामयी हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ होगा ना, तो उस समय का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, बदलाव हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारे अधिकार उस समय लिख ही दिए गए थे। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अधिकारों को बताया कि यस, दे शुड बी फंडामेंटल राइट आल्सो इन पार्ट 3 एंड इन आर्टिकल 21, कि ये भी जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो इन सब की पूरी इतिहास को हम शुरू करते हैं कि आखिर ये दुनिया में कैसे आया होगा, भारत में कैसे डेवलप हुआ, कैसे संवैधानिकरण हुआ है, इन सब चीजों का आइए समझते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले बस इतना सा बता दें कि जो मूल अधिकार हैं भारत के संविधान में, वो पार्ट 3 में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं भाई? पार्ट 3 में, भाग 3 में रखे गए हैं, याद रखिएगा। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच में इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ओरिजिनली कुल 7 कैटेगरी बनाई गई थी। क्वेश्चन को ध्यान समझना, बाकी अभी मैं इसके हिस्ट्री से शुरू करूंगा, एकदम पेशेंसफुली, मजा आएगा आपको। हमने कहा कि मूल संविधान में, जो मूल संविधान था या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर हमने आपसे कहा कि इसमें कुल 7 वर्ग थे, 7 श्रेणियां थी, 7 कैटेगरीज थी, है ना, 7 श्रेणी थी, 7 श्रेणी थी। जिसमें एक जो था वो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया। यानी कि वर्तमान संविधान में देखेंगे तो कुल 6 कैटेगरी बनाई गई है फंडामेंटल राइट्स की। पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करेगी। दूसरी कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेगी। तीसरी कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करेंगे हम लोग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का जो स्वतंत्रता है उसकी बात करेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करेंगे। और अंत में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी बात करेंगे। तो वर्तमान में 6 कैटेगरी, लेकिन मूल संविधान में 7 कैटेगरी। देयर वर टोटल 7 कैटेगरीज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड करेंटली देयर आर ओनली 6 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल पूछता है कि आर्टिकल 17 किस कैटेगरी का आर्टिकल है, तो राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल होगा। आर्टिकल 25 किस कैटेगरी का है, तो आप देखेंगे तो वो आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का होगा। इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अब हम ये शुरू करते हैं मेरे भाइयों कि कैसे इसका दुनिया में डेवलपमेंट हुआ, क्यों हमें मानव जीवन को गरिमामयी तरीके से जीने के लिए हमें इन राइट्स की, इन अधिकारों की जरूरत पड़ी होगी, और दुनिया ने कैसे इसको डेवलप किया होगा। तो पहले हम लोग ग्लोबल इंस्पिरेशंस देखते हैं, जो वैश्विक प्रेरणाएं हैं, कैसे दुनिया भर में शुरू हो रहा है। तो जरा ध्यान से समझना कि आज आप 2025 में हैं, और आज से हम हजारों वर्ष पीछे जाकर के 1215 की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में
इंग्लैंड में इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम मैग्ना कार्टा के रूप में कह रहे हैं कि फर्स्ट चार्टर लिमिटिंग आर्बिट्ररी पावर इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। एक कल्पना करिए कि जब राजतंत्र था तो सब कुछ कौन होता था? राजा। राजा के हाथ में सारी शक्तियां होती थी और राजा ने जो कह दिया वही कानून है। राजा ने जो कह दिया वही कानून है। मजदूरों से कह दिया गया कि तुम्हें दिन भर यहां काम करना है तो करना है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम अपने अधिकारों की मांग कर लो, नहीं हमको इतनी मजदूरी चाहिए और इतना हमको खाने को चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या ये सही था? ऑब्वियसली नो। एक जानवर की तरह से इंसानों के साथ व्यवहार किया जाता था। इंसानों के कंधे पर रख करके गाड़ी, उस पर सामान लोड कर देता, खींचो इसको, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो शुरुआत होती है इंग्लैंड से और कहा जाता है कि लिमिटिंग आर्बिट्ररी पावर का मतलब यह हो गया कि मनमानी ताकत को सीमित किया जाए। जो राजा का मनमानी ताकत है वो सीमित किया जाए। इसको आप ऐसे समझेंगे कि यदि आज भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार आपके तमाम अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आंसर होगा नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? सरकार के जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दीज आर नेगेटिव इन नेचर। ये सरकार की शक्तियों को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। मैं समझाऊंगा आगे। तो ओरिजिनल कहां से आ रहा है? ये इंग्लैंड से। बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं 1689 में। लेड ग्राउंड वर्क फॉर सिविल लिबर्टीज। जो नागरिक आजादी है इसकी नींव रखता है इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 में, कि लोगों के पास बहुत सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए जीवन जीने के लिए। कैसा जीवन जीने के लिए? गरिमामयी जीवन जीने के लिए, मतलब एक डिग्निटीफुल लाइफ। हालांकि मजे की बात यह है कि आपको डिग्निटीफुल मौत भी आए इसका भी अधिकार आपको है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मौत। समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1791 में यूएस बिल ऑफ राइट, जो कि 1776 में यूएसए इंग्लैंड की कॉलोनाइजेशन से फ्री होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आजाद होता है। और उसके बाद वहां के लोग कहते हैं कि हमें हमारा राइट चाहिए, तो उसे यूएस बिल ऑफ राइट्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डायरेक्टली इंस्पायर्ड द स्ट्रक्चर एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स। ध्यान समझना कि जब हम आपसे पूछते हैं कि मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट आपने कहां से लिया है, तो आप कहते हैं कि सर यूएसए से लिया है। तो बात यहां पर समझ में आ रही है कि यूएसए से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। और आपके मूल अधिकार यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी कानून या कोई भी संवैधानिक संशोधन यदि ऐसा हो जो आपके मूल अधिकारों को कम करता हो, फंडामेंटल राइट्स को कर्व करता हो, तो वह कानून उस एक्सटेंट तक जीरो मान लिया जाएगा जहां तक आपके मूल अधिकारों को कम कर रहा है। यह पावर है किसके पास? कोर्ट्स के पास, जुडिशियल रिव्यू करने का। यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अभी समझाएंगे इसको। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ रहा है? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स 1791 से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1789 emphasized लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपसे बात करेंगे कि आपके प्रियम्बल में जब ये पूछा था कि तीनों कहां से हम लेकर के आए, तो फ्रेंच डिक्लेरेशन से लेकर के आए या फ्रेंच थॉट से लेकर के आए। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अधिकार आपकी किताब में लिखे नहीं है, संविधान में लिखे नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ये चीज मिलनी चाहिए, है ना। तो कहा गया कि एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करो कि ह्यूमन राइट्स का, यूडीएचआर, री इन्फोर्स्ड ह्यूमन डिग्निटी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 में समाप्त हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ही ब्रुटल तरीके से इंसानों की किलिंग हुई थी, जिनोसाइड हुआ था और भी तमाम चीजें। तो उन सब से ऊपर उठ करके एक इंसान अपना जीवन गरिमामयी जी सके, उसके लिए एक यूडीएचआर बनाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बनाया गया, कि मानव अधिकार में निश्चित रूप से ये चीजें मिलनी चाहिए। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड हो गया जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है कि इंसान को गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत है जो निश्चित रूप से उसे मिलना चाहिए। और उन अधिकारों को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? फंडामेंटल राइट। क्योंकि उसके बिना गरिमामयी जीवन की कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो नेचर में कैसे हो गए? फंडामेंटल हो गए, मूलभूत हो गए, मौलिक हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी मांग कब उठी। तो आपको पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। बेसिकली वो कहा करते थे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन आवर क्लब। तो भारतीयों को फोर्थ क्लास से ऊपर समझते नहीं थे, और फोर्थ क्लास कर्मचारी को कितना अधिकार दिया जाता था वो आपको पता ही है।
ऐसे में जब हमारा लीडरशिप क्रिएट होता है, भारत में राजनीति शुरू होती है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आप देखेंगे तो 1895 में स्वराज बिल आता है, 1895 में, क्योंकि बीजी तिलक साहब गरम दल के लीडर थे और ये कहते हैं कि हमें ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जिसमें फ्री स्पीच की हम बात करें अंडर बाल गंगाधर तिलक गाइडेंस। तो फ्री स्पीच यानी कि बोलने की आजादी मिले। क्यों? क्योंकि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, बार बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट जारी करके कहा जाता था कि आप अखबारों में क्या छपेगा वो सरकार तय करेगी, यानी कि आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको आर्टिकल 19 में ये मिला है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बताएंगे। इसका मतलब है कि डिमांड बहुत पहले से आ रही थी, डिमांड बढ़ती रही, बहुत सारे लीडर्स आते रहे। 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, ये कहा जाता है कि इट वाज द बेसिस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हमने बहुत सारे अधिकारों की मांग की, और जो कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में डिमांड्स को सॉलिडिफाइड किया, मतलब कि डिमांड को पूरी तरीके से इस तरीके से रखा ब्रिटिश सरकार के सामने कि वह आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात हो, यहां से निकल के आता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए। आई मीन टू से कि जो आज का मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल रहा है, उसकी जड़ें कहां पर जा रही हैं? उसकी जड़ें पहले तो जा रही हैं 1895 में, और फिल्टर हो रही हैं 1928 में, और कराची रिजोल्यूशन 1931 में। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स बैठे तो उन्होंने यह तय किया कि हमें पार्ट 3 में क्या रखना है? फंडामेंटल राइट्स रखना है। कैसे तय किया? देखो, पार्ट 1 में हमने रखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत की टेरिटरी कितनी बड़ी होगी। पार्ट 2 में हमने क्या रखा? सिटीजन्स कौन कौन होंगे। और पार्ट 3 में हमने रखा कि भाई इन सिटीजन्स का राइट क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको कनेक्ट करनी चाहिए। आइए हम लोग आर्टिकल आर्टिकल पढ़ लें, उससे तो काम चलेगा नहीं भैया, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में थोड़ा घुमा करके पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द ओनली आर्टिकल्स, तो बड़ा नैरो सा क्लास हो जाएगा, और आई डोंट लाइक सच क्लासेस की हम आपको बस आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा दें। तो वो तो किसी भी लूसेंट जी के टाइप की बुक में लिखा हुआ है, दैट इज नॉट फेयर ना। सो हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझने के क्रम में हम लोग बात करते हैं नेचर या कैरेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है। कुछ हिंदी में आपको अलग से लिखता रहूंगा तो आपको थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कही जा रही कि दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबिलिटी? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाद योग्य। क्या कहते हैं भैया? वाद योग्य। देखो, वाद योग्य कहते हैं, वाद योग्य, है ना। या अभी इसको और समझाते हैं। कई बार हमने देखा है कि वाद योग्य का मतलब ही लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है। बात समझिएगा, अभी समझा रहा हूं, पहले इंग्लिश में समझिए फिर हिंदी में आते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज फॉर वायलेशंस। बहुत अच्छी बात है। राइट टू इक्वालिटी दे दिया, राइट टू फ्रीडम दे दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे दिया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दे दिया, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम दे दिया। लेकिन पता चला कि भैया यदि हमारे साथ हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम कहां जाएं? तो आपके पास आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी कि ये दोनों आर्टिकल्स इसको बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट। इसीलिए स्टेट की मजबूरी है कि वह आपको ये अधिकार देंगे ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है, जो कि इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा कहा था
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्या हमने बोला कि जस्टिसिएबल बाय द, जस्टिसिएबल का मतलब होगा इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यदि आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय से इनको लागू करवा सकते हैं। इस बात को यहीं पर समझ लीजिए। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तावना कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता है। आपके मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, वो कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकते हैं। सरकार के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट किसी भी स्थिति में पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। बात को समझना, पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ भाई? निरपेक्षता का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको फंडामेंटल राइट मिल गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है, देश में आपातकाल लगा है, तो क्या तब भी आप कुछ भी बोलेंगे? आंसर होगा नहीं। आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है। यदि सस्पेंड नहीं हो सकता तो फिर एब्सोल्यूट होता। तो आप बताओ, इस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कैसा प्रतिबंध लगा सकते हैं? उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। स्टेट के पास राइट है। अभी आर्टिकल 12 में आप पढ़ेंगे कि स्टेट कौन है, लेकिन मोटे तौर पर आप समझिए कि सरकार हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, जो कानून बनाने वाली बॉडी हैं, इनके पास अधिकार है कि आपके मूल अधिकारों पर हम क्या कर सकते हैं? उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह निरपेक्ष नहीं है। तो निरपेक्षता का मतलब आपको समझ में आया होगा। निरपेक्षता का मतलब जिस पर कोई बाधा ही नहीं डाली जा सकती है। और यहां पर हमने कहा कि नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हर स्थिति में मिलेंगे ही मिलेंगे। बात को समझना। These are subject to reasonable restriction in public interest, security, order, morality, health, etc. But reasonableness is judicial reviewable। आप याद करिए, कोविड-19 के टाइम पर आपसे कहा जा रहा था कि आप घरों से बाहर ना जाएं, जबकि आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में यह अधिकार है कि निर्बाध आप पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करें। तो आप वहां पर क्या करेंगे? सरकार से उलझ जाइए कि हमारे आर्टिकल 19 डी को तुम वायलेट करोगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है, हेल्थ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है, और इसमें हम अपने ही लोगों का जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं कि आपके बाहर भ्रमण करने से हजारों लोग मारे जाएंगे, तो वो उचित नहीं है। पता चल रहा है कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्थिति सोचो। मैं आप लोगों को क्यों करंट एग्जाम्पल देता हूं? क्योंकि देखो, पढ़ने का मतलब ही क्या है? आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर होना है, राजस्थान, पंजाब बॉर्डर एरियाज में कहा गया कि भाई रात में 7 बजे के बाद कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। स्टेट के पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का राइट है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह एब्सोल्यूट नेचर में नहीं है। फटाफट बताइएगा कमेंट करके, बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये प्रकृति में नकारात्मक है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन केवल नकारात्मक नहीं है, प्रकृति में ये सकारात्मक भी है। पॉजिटिव की हिंदी सकारात्मक, नेगेटिव की हिंदी नकारात्मक। कैसे? अधिकांश फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव है। क्यों? नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रेन करते हैं सरकार को, राज्य को, कि वो इंटरफियर आप में ना करें। जैसे आर्टिकल 14, 15 ये आप देखेंगे तो ये सरकार की शक्तियों को सीमित कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन इसी में बात करें तो कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव भी हैं। जैसे वो स्टेट एक्शन को, जैसे एक एग्जांपल, ये आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो यदि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है तो ये तो पॉजिटिव नेचर का है ना, कि देश में शिक्षा का विकास अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मूल अधिकार है, इनकी प्रवृत्ति पॉजिटिव भी है और इनकी प्रवृत्ति नेगेटिव है, बट मेजरली दीज आर नेगेटिव इन नेचर। और क्या मतलब हुआ नेगेटिव का? कि राज्य यह अधिकार देने के लिए आपको बाध्य है। अभी खूब ढेर सारा पॉल्यूशन बढ़ता है। अभी आप बताओ, पीने का पानी यदि ना हो तो आप सरकार से क्या कहते हैं कि जिस देश में लोग पानी से मर रहे हैं उस देश की सरकार कैसी है? तो देखिए जरा, जल जीवन मिशन सरकार ने चलाया कि नहीं चलाया? क्योंकि ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन जब पानी नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है,
तो फिर कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ खतरे में है, आर्टिकल 21 खतरे में है, और राज्य से हम ये क्या करेंगे, मांगेंगे और राज्य को देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और राज्य देने के लिए बाध्य है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेगेटिव इन नेचर है। ठीक है भैया, तो फंडामेंटल राइट्स की प्रवृत्ति क्या है ये हमने बहुत आपको स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और 3 पॉइंट देखिए नेचर से ही, इनकी प्रवृत्ति से ही। प्रोटेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा। किसी को जाति सूचक शब्द से आप बुलाएंगे, किसी को आप कहेंगे कि भाई मेरे कुएं पर, या मेरे कुएं पर तो आप मना भी कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी हो गई, लेकिन कोई तालाब है जो सरकार के अधिकार में है, आप कहेंगे वहां से तुम पानी नहीं भरोगे, तुम ऐसी जाति के हो, नहीं, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है पब्लिक एक्सेस करने का। तो कहने का मतलब क्या है कि गरिमामयी जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है, जो इंसान के लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी इत्यादि की भरपूर सुरक्षा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये इंडिविजुअल डिग्निटी को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, व्यक्तिगत सम्मान या व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे कि यूनिवर्सल इन नेचर, इसका मतलब है कि सिटीजन्स को तो मिले ही हैं, पर्सन को भी मिले हैं। ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे सर सिटीजन और पर्सन में क्या अंतर है? एक व्यक्ति और एक नागरिक में अंतर तो होगा। आप भारत के नागरिक हैं और भारत में व्यक्ति भी हैं, लेकिन जो अमेरिका से आपके यहाँ आया है, जो इंग्लैंड से आया, जो फ्रांस से आया, जो पाकिस्तान से आया, जो बांग्लादेश से आया है, जरा उसके बारे में सोचिए। वो भारत में नागरिक नहीं है। नागरिक कौन होता है? जिसका उस राज्य के साथ राजनीतिक संबंध होते हैं। अ सिटीजन इज द पर्सन हु हैज पॉलिटिकल राइट्स, हु हैज पॉलिटिकल रिलेशंस विद द स्टेट। आप यहां से अमेरिका चाहेंगे तो अमेरिका में आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि आपके पास वहां पर वोटिंग राइट नहीं है। एंड इफ यू आर लिविंग इन इंडिया और SIR आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या हैं? भारत में नागरिक हैं, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल राइट को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल नागरिकों को ही नहीं मिले हैं, व्यक्तियों को भी मिले हैं। अभी आगे आपको समझाएंगे। जैसे मान लो कोई अमेरिका से घूमने आपके यहाँ आया है, तो क्या उसको यहाँ पर आप जीवन उसका जो है वो सुरक्षित नहीं रहे? बिल्कुल रहेगा भाई, उसको भी राइट टू लाइफ मिलेगा, आर्टिकल 21। उसके साथ भी हम समानता का व्यवहार करेंगे कुछ मामलों में, बहुत सारे मामलों में। तो कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट नागरिकों को भी मिलेंगे और मिलेंगे विदेशियों को भी। अब कौन कौन से विदेशियों को मिलेंगे और कौन कौन से नागरिकों को मिलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और विदेशियों में भी 2 कैटेगरी, कौन शत्रु देश वाले हैं और कौन मित्र देश वाले हैं, इस पर भी बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि क्या सर मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है? आंसर होगा यस। केशवानंदन भारती केस स्पष्ट कहता है 1973 का कि संविधान के किसी भी हिस्से में संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा अपरिवर्तित रहना चाहिए। एक बात ये। दूसरा बात ये कि आर्टिकल 13 में कहा जा रहा है कि आप कोई भी परिवर्तन करेंगे, आपके मूल अधिकार कम नहीं होने चाहिए। यदि वो कम हो रहे हैं तो वह कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। ये बात यहां पर करिए। क्या करें? कहा जा रहा है कि आसानी से तो बदलाव नहीं किया जा सकता है इसमें। इनएलिएनेबल का मतलब होता है, जो आमतौर पर कहा जाए तो इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हालांकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव किए बिना इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया, EWS रिजर्वेशन जोड़ा, बहुत सारे मुद्दे हैं। राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है ना, कई जगहों पर चेंज किया गया है। मतलब इसमें संशोधन हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता। नहीं, संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि संशोधन ही नहीं हो सकता, लेकिन संशोधन पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, नेगेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का आधार क्या बनता है? ये लोकतंत्र का आधार बनता है। तो लोकतंत्र के आधार का मतलब क्या हो गया भाई? लोकतंत्र में सारी ताकत किसके पास है? जनता के पास है। तो दे एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फार्मिंग बेड रॉक ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक फैब्रिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो भारत के बड़े लोकतंत्र के ताने बाने की नींव रखता है। समानता होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। समझ रहे हैं आप? सबको एक समान शिक्षा मिलेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें फंडामेंटल राइट के नेचर के बारे में बात करती हैं। ठीक है, आइए
अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भाई ये राइट्स भारत के नागरिकों को तो उपलब्ध है ही हैं, विदेशियों को भी उपलब्ध हैं। तो जरा समझ लीजिए कि कौन कौन से भारत के नागरिकों को मिलने वाले हैं, यानी कि सिर्फ भारत के नागरिकों को। इसका वर्गीकरण कर देते हैं, वर्गीकरण इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको। सिर्फ नागरिकों को कौन कौन से मिल रहे हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 30 सब क्या हैं, सब बातें होंगी अभी। लेकिन कहा जा रहा है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। राइट अवेलेबल टू ऑल एक्सेप्ट एनिमी अलायंस, ध्यान दीजिएगा, एनिमी अलायंस, जो शत्रु देश से आए हुए नागरिक हैं, शत्रु देश से आए हुए नागरिक, जैसे पाकिस्तान से कोई आया हुआ नागरिक है, कोई बांग्लादेश को तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जहां से हमारा मतलब विवाद चल रहा हो, कह रहे वहां से आए हुए लोगों को छोड़ करके, है ना, इन पर अलग बात होगी, इन पर अलग बात होगी। बाकी कहीं से कोई दुनिया में आया है तो उसको इन आर्टिकल्स के अलावा बाकी सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, जैसे 14 मिलेगा उसको, 20, 21, 21A, ये सब चीजें 23 से 28 ये सब शामिल है। यानी कि बाहर से भी कोई आए तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकता है, उसकी राइट टू लाइफ उसको मिलेगी, उसके ऊपर आर्टिकल 20 अप्लाई होगा, 22 अप्लाई होगा, 23, 24 सब अप्लाई होगा, उसका शोषण आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो विदेशियों और नागरिकों में हमने क्या कर लिया जी, क्लासिफिकेशन कर लिया। जो केवल भारतीय नागरिकों को शामिल है, याद रखिएगा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतने बातें समझ गए कि व्यक्ति कौन है, नागरिक कौन है। अब समझना है कि भाई ये बताओ, जो बार बार आप कह रहे हैं सर कि दीज आर राइट्स एंड राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्लेम फॉर द स्टेट, राज्य से हम मांगेंगे। तो जब राज्य से मांगेंगे तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर राज्य कौन है। तो यहां से कहानी शुरू होती है, देखो यहां से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 में कहा जा रहा है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है भाई, राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य को बता रहा है कि राज्य कौन है ना। तो राज्य कौन है जरा देखिएगा। अब आपके दिमाग में सर यूपी, एमपी, बिहार, नहीं, यहां पर हम बात नहीं करेंगे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे भाई जहां पर भी राज्य की बात करी जा रही है, राज्य का मतलब यहां पर उस बॉडी, उस अथॉरिटी से है जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है, कानून बनाने का अधिकार है। तो आप बताइए, देश की सरकार यानी कि भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? आंसर होगा हाँ। और साथ में संसद, आंसर होगा हाँ। कई बार सरकार डायरेक्टली कानून बनाती है, कई बार संसद में बनता है ना, अलग अलग आर्डर्स हैं एग्जीक्यूटिव से। कानून क्या है भी उसकी भाषा में भी बता रहे हैं कि कानून हम मानेंगे किसको। जैसे मान लीजिए कोई रूल, कोई नियम आ गया, कोई आर्डर आ गया, आदेश आ गया, और कोई प्रॉपर कानून बन के आया है, तो सब उसमें शामिल है। अभी मैं समझाऊंगा कि क्या है, लेकिन पहले समझें कि राज्य हम किसको कह रहे हैं। तो राज्य एक तो वो हो गया कि इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। दूसरा, कानून बनाने का अधिकार किसको भाई, स्टेट लेजिस्लेचर को भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। और लोकल लेवल पर आपके गांव की पंचायतें और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज, इनके पास भी अधिकार है कानून बनाने का। तो ऑल लोकल बॉडीज, all local bodies under Indian government control, enabling citizens to claim rights against these entities with the courts broadly interpreting other authorities। अभी ध्यान दीजिएगा, केंद्र की सरकार हो गई, केंद्र का पार्लियामेंट हो गया, राज्य की सरकार हो गई, राज्य का पार्लियामेंट, स्थानीय सरकारें हो गई, और कह रहा है कि इसके अलावा अभी और भी अथॉरिटीज हैं जो समय समय पर कोर्ट ने बताया है कि इनको भी हम राज्य की परिभाषा में मानेंगे। आप बात समझ गए होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा विधान परिषद, गवर्नर इंक्लूडिंग, लोकल लेवल पर पंचायत, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज। इसके अलावा भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया डेफिनेशन ऑफ स्टेट में हम और भी अथॉरिटीज को मानेंगे। आप कहेंगे सर कौन कौन से अथॉरिटीज को जी, देखिए जरा, अदर अथॉरिटीज में किसको मान रहे हैं। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट टू इंक्लूड लाइक द, देखिएगा ये न्यायालय ने समय समय पर बताया कि ये भी सरकार के रूप में, ये भी राज्य के रूप में माने जाएंगे। कौन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हंसराज केस में डिसीजन आ गया। LIC को भी हम स्टेट मान लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को,
ONGC जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो विश्वविद्यालय हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रिसर्च काउंसिल्स है, इन सब को हम क्या मान लेंगे? राज्य। यानी कि जिसके पास अपने डोमेन में कानून बनाने का अधिकार है वह क्या कहलाएगा जी? राज्य कहलाएगा। आर्टिकल 12 क्या डिफाइन कर रहा है? राज्य को। और याद रखिएगा जो आर्टिकल 12 की डिफिनीशन है स्टेट की, यही डिफिनीशन अप्लाई होगी आर्टिकल 36 में भी। तो अभी जब ठीक से आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 36 में क्या कहा जाएगा कि राज्य वही है जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है। तो आर्टिकल 12 में कौन परिभाषित है आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि जो अधिकार आपके हैं वो आपको किससे मांगना है भैया? राज्य से। राज्य कौन है? जो आर्टिकल 12 में हमने सब बताया कि इतने इतने लोगों को हम राज्य कहेंगे। अब सवाल उठता है कि जब राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो ऐसा ना हो कि आपका कोई भी मूल अधिकारों का हनन हो जाए, और ऐसा हुआ तो वह कानून उस स्तर तक शून्य माना जाएगा जिस स्तर तक आपके अधिकारों को कम कर रहा है। इस बात को एक बार फिर से समझिए। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 की मोटी भाषा में पहले बात समझ लीजिए। आर्टिकल 13 डिफाइन कर रहा है कि यदि राज्य कोई भी कानून बनाएगा, अब यहां पर राज्य कौन है? यूपी, एमपी, बिहार भी हो सकता है, यूनियन सरकार, केंद्र सरकार भी हो सकती है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, आपकी पंचायत भी हो सकती है, नगर निगम, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यदि राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स कम हो रहे हैं, तो जहां तक कम हो रहे हैं वहां तक उस कानून का वैल्यू शून्य मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर है। ऐसा नहीं कि उस कानून को ही समाप्त कर दिया जाएगा। बात को समझना एक बार फिर से। यदि आपका फंडामेंटल राइट कम हो रहा है तो जिस हद तक कम हो रहा है उस हद तक उस कानून की वैल्यू शून्य होगी। ऐसा नहीं कि वह कानून ही समाप्त कर दिया जाएगा। बात को समझ लेना, पढ़िए। अच्छा, एक बात और समझना कि ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो कानून हैं उन पर भी लागू होगा, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद के जो कानून हैं उस पर भी लागू होगा। क्या कह रहा है आर्टिकल 13 क्लास 1? क्या कह रहा है भाई? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह रहा है कि ऑल लॉ इन फोर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट आर वाइड इफ inconsistent with fundamental rights, a principle linked to the doctrine of eclipse। ध्यान समझना, अभी हिंदी में समझा रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अभी हिंदी में भी समझाएंगे। where such laws become dormant not dead, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। such laws become dormant not dead मतलब कि 26 जनवरी से पहले बना हुआ कोई भी कानून यदि भारत में आपके मूल अधिकारों को कम करता था तो उस रेंज तक वह कानून क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, शांत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन वह कानून समाप्त नहीं होगा। जहां तक आपके फंडामेंटल राइट का नुकसान हो रहा था वहां तक उस कानून की वैल्यू शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 क्लास 1 में। आगे क्या कह रहा है 13 क्लास 2 में कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स, एनी सच न्यू लॉ इज वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कंट्रोवेंशन। मतलब इसका कि कोई भी कानून ऐसा बनेगा ही नहीं जो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है? कर्व करता है, कमजोर करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 26 जनवरी के बाद, संविधान लागू होने के बाद। और आर्टिकल 13(3) में क्या कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब बार बार जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, तो कानून तो संसद में ही बनता है, लेकिन साधारण तौर पर देखेंगे तो कई बार कानूनों के लिए उप कानून बन जाते हैं, आदेश पारित हो जाते हैं, विज्ञप्ति जारी हो जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो लॉ इज ब्रॉडली डिफाइंड टू इंक्लूड ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाएं उसमें नहीं है, चालू नहीं, छुट्टी पर हैं, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में पावर है कि वो क्या करेंगे? एक अध्यादेश जारी कर देंगे। उसका वही मतलब होता है जो किसी भी कानून का होता है। इसी प्रकार से राज्यपाल के पास पावर है, आर्टिकल 213 में वो भी जारी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाई लॉज मतलब उपनियम, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, ये सब चीजें डिफाइन है किसमें? लॉ के अंडर में डिफाइन है, ठीक है। और याद रखेंगे कि कहा जा रहा है कि आर्टिकल 13 इंपावर्स द जुडिशियरी
टू स्ट्राइक डाउन लॉज फाउंड इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट एक्टिंग एज चेक ऑन लेजिस्लेटिव पावर। मतलब कि आर्टिकल 13 न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है कि जिस हद तक मौलिक अधिकार कम पड़ रहे हैं उस हद तक जाकर के जीरो कर दो। ठीक है भाई, आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13 के हिंदी, वैसे तो मैंने इंग्लिश बोलने के साथ ही साथ हिंदी आपको समझा दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि सर हिंदी में थोड़ा सा लिखा होता तो हम पढ़ने में कंफर्टेबल हो जाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो पीडीएफ तैयार करी गई है उसमें पूरा का पूरा उसको हिंदी में कर दिया गया है। कहीं कहीं क्या होता है, हमारी जुडिशियल रिव्यू लिखा है तो हिंदी में इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी बहुत यदि आपको कहीं पर इशू आए कि हिंदी में सर ये टर्मिनोलॉजी एकदम नहीं समझ में आई, तो एक तो आप थोड़ा सा गूगल कर लें उसकी हिंदी को, अदरवाइज एकदम फ्री होल्ड कमेंट करके, मैसेज करके, फोन करके, मिल के, जैसे भी चाहें आप, ठीक है, बात करिए। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, देखो आर्टिकल 13 पर ही थोड़े से कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। कौन से सिद्धांत? पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, हिंदी में कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संविधान से पहले के कानून खत्म नहीं होते हैं, बल्कि उनसे छिप जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जाए तो वो फिर से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण लग गया है, कुछ टाइम तक छुपा रहेगा फिर निकल के आएगा ना। तो कोई पूछे कि ग्रहण का सिद्धांत कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, आंसर होगा आर्टिकल 13। और फिर कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी का मतलब होता है अलग करने का सिद्धांत। अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा गैर संवैधानिक है तो वह हिस्सा रद्द कर दिया जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा वैलिड रहता है। ये दोनों बातें मैं आपको बहुत देर से समझा रहा हूं कि जिस हद तक आपका मूल अधिकार कम होगा उस हद तक ही वह कानून समाप्त होगा, पूरा कानून समाप्त नहीं होता है। इसलिए जब स्टेटमेंट आए क्वेश्चन के अंदर तो अलर्ट होकर के पढ़िएगा। ठीक है, अब एक बार मेरी बात को आप समराइज्ड मैनर में सुनिए। मूल अधिकार दुनिया में कहां से शुरू हुए? मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स, यूएस का बिल ऑफ राइट्स, सब समझाया मैंने आपको। यूडीएचआर समझाया। इंडिया में बीजी तिलक की डिमांड, नेहरू रिपोर्ट की डिमांड, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिमांड, उन सबको मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट डाला। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। हमने फंडामेंटल राइट के नेचर पर भी बात किया और हमने आपको समझाया कि दीज आर क्लेम टू द स्टेट्स, राज्य के लिए हमारी मांग है और राज्य इसको देने के लिए बाध्य है। ऐसे में राज्य कौन है इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई, और राज्य के साथ कौन कौन और ऑर्गन्स हैं जो राज्य के रूप में काम कर सकते हैं वो भी हमने समझाया। और आर्टिकल 13 में हमने बताया कि कोई भी कानून बनेगा तो वह उस हद तक जीरो हो जाएगा जिस हद तक हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया फंडामेंटल राइट का। अब आगे आप पढ़िए कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, इनके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी। फिर इसी प्रकार से राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आराम से एक एक वीडियो में, एक एक लेक्चर में इनको बहुत तसल्ली से समझिए ताकि आपका एकदम जो मन है वो फंडामेंटल राइट पर झूम जाए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।